जब इजिप्ट ने नेशनलाइज किया स्वीज़ कैनाल को तो ब्रिटेन और फ्रांस जो दो कॉलोनियल पावर्स थी पास्ट की, उनके ज़्यादातर शेयर्स थे, ऑलमोस्ट उन्हीं का कंट्रोल था। तो उन्होंने हमला कर दिया स्वीज़ कैनाल के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में। स्वीज़ टाउन ऊपर से लेके, ये शायद पोर्ट सैद है, पोर्ट सैद से लेकर यहाँ तक मुख्तलिफ़ इलाकों में उन्होंने इस कंट्रोल को इजिप्ट से छुड़वाने के लिए हमला किया 1958 में। तो 1958 में ब्रिटेन एंड फ्रांस अटैक्ड, लेकिन उसी असना में इज़राइल भी अटैक कर रहा था यहाँ इजिप्ट के ऊपर और उसके साथ साथ जॉर्डन के ऊपर। लेकिन ये अटैक सिर्फ़ और सिर्फ थे यहाँ से पैलेस्तीनियन गोरिल्लास को रोकने के लिए कि वो इज़राइल में आके हमले ना करें और जॉर्डन में भी को क्लैशेस के नाम से आप कह सकते हो, लेकिन कुछ इस हिस्सा उसने भी यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया था। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस ने जब हमला किया तो बहुत सारे इजिप्ट के फ़ौजियों को मार भी दिया। लेकिन उसके बाद इजिप्ट का जो इत्तेहादी था यूएसएसआर, उस वक़्त की वो पावर भी था, वो उसकी हेल्प काम आई। उसने सीक्रेटली वार्निंग दी ब्रिटेन और फ्रांस को कि अगर आपने हमले इजिप्ट के ऊपर ख़त्म ना किए तो यूएसएसआर फ्रेंच और ब्रिटिश कैपिटल्स में रॉकेट्स शूट करेगा। डर के उस वार्निंग से ब्रिटेन और फ्रांस ने विड्रॉ कर लिया और वो वापस चले गए। ये जो इवेंट है 1958 का, इसमें कहा जाता है कि ब्रिटेन और फ्रांस जो कि पास्ट की ग्लोरियस पावर्स थीं, वो ऑलमोस्ट इस एक वार्निंग के बाद पता चल गया कि अब वो पावर्स नहीं है और वो अपना इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर ख़ुद से नहीं रख सकेंगी। तो पास्ट की इतनी बड़ी पावर्स जो हैं उनका इमेज पूरी दुनिया में गिर गया कि यूएसएसआर की इस धमकी के बाद उन्होंने निकाल लिया। एक्सक्यूज़ उन्होंने ये दिया कि हमारी इकॉनमी के हालात ठीक नहीं है इस वॉर के साथ जो इजिप्ट के ऊपर हो रही है, इसलिए हम वापस जा रहे हैं और हमारा पाउंड और हमारा स्टर्लिंग जो है वो नीचे जा रहा था, यानी कि डेप्रिसिएशन हो रही थी। लेकिन हकीकत में यूएसएसआर की वार्निंग काम में आई। इसके बाद जमाल अब्दुल नासिर को मॉरल विक्ट्री मिल गई। एक तो सारा कब्ज़ा जो है स्वीज़ कैनाल का इजिप्ट को मिल गया, लेकिन दूसरा एक जो बड़ा मॉन्स्टर था वो था इज़राइल। इज़राइल रेप्रिसल अटैक्स कर रहा था यहाँ पर। तो इज़राइल को सबक सिखाने के लिए जमाल अब्दुल नासिर ने इस गल्फ़ ऑफ अक़बा को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि नेवी इजिप्ट की अच्छी थी तो उन्होंने इस गल्फ़ ऑफ अक़बा को ब्लॉक कर दिया। और ये एक वाहिद रास्ता था जहाँ से इज़राइल जो है एशिया में अपने एलाइज़ के साथ कम्युनिकेट कर सकता था। दूसरा, उसको इज़राइल को जो है ये मेडिटेरेनियन सी लगता है। तो इस अक़बा को ब्लॉक करने के बाद काफ़ी हलचल मच गई वाशिंगटन में और लंदन में, और इन दोनों कंट्रीज़ ने, ब्रिटेन और अमेरिका, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटेन और अमेरिका बोथ ऑफ देम वर द कॉलोनियल पावर्स, एंड बिकॉज ऑफ देयर कॉलोनियल मैट्रिमनी दिस illicit चाइल्ड वाज बोर्न। सो they were quite perplexed because of this blockade। और उन्होंने इंटरनेशनली एक कैंपेन भी स्टार्ट कर दी कि इस गल्फ़ ऑफ अक़बा को कोशिश की कि इंटरनेशनल टेरिटरी के तौर पर मंजूर करवा लिया जाए यूएनओ से और यहाँ पे इजिप्ट ब्लॉकेड ख़त्म कर दे। लेकिन इजिप्ट ने ना किया। तो आखिरकार इज़राइल ने बग़ैर बताए, क्योंकि इज़राइल सीरिया से भी तंग था, यहाँ से गोरिल्लास जो हैं फ़लस्तीनियन गोरिल्लास नीचे आते थे, अटैक करते थे, और नीचे से इजिप्ट से भी और जॉर्डन के साथ भी उसकी झगड़े चल रहे थे। तो 3 कंट्रीज़ के ऊपर इज़राइल ने 1967, ये सेकेंड वॉर है 1948 के बाद, 1948 में फ़र्स्ट वॉर हुई थी। फ़र्स्ट वॉर 1948 में हुई थी। 1958 में स्वीज़ कैनाल क्राइसिस हुआ था। और सेकंड जो वॉर है
ये हम कह सकते हैं ये फर्स्ट वॉर। तो सेकंड अरब इज़राइल वॉर जो है वो 1967 में हुई थी, अरब इज़राइल वॉर, और इसको कहते हैं 6 डे वॉर, क्योंकि इज़राइल ने बग़ैर बताए हुए एक जो है वो अचानक से अटैक खोला ऊपर, यानी नॉर्थ में सीरिया के ऊपर और नीचे इजिप्ट के ऊपर, और ये अटैक इतना भारी था कि यहाँ पे इजिप्ट और ऊपर से सीरिया जो है वो हल्के अच्छे खासे हिल गए। जॉर्डन जो है वो सीरिया के साथ मिलकर लड़ रहा था। जॉर्डन ने अपनी यानी ईस्ट की तरफ से वॉर नहीं खोली, बल्कि जॉर्डेनियन आर्मी जो है वो सीरिया के साथ मिलकर लड़ रही थी। तो ये क्लैश स्टार्ट हुआ, लेकिन इज़राइल ने 6 दिनों के अंदर सारी अरब कंट्रीज़ को अच्छा खासा धोया, और धोकर ऑलमोस्ट वो यहाँ तक पहुँच गए। इज़राइली जो है ये जो स्वीज़ कैनाल है, स्वीज़ कैनाल के इस किनारे तक पहुँच गए, और ये सिनाई का जो डेज़र्ट है, आपको पता है सहराए सीना जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लेके आए थे, उनको ये भी सहराए सीना और ये भी दोनों हिस्से जो इज़राइल का, ये सहराए नजेव इसको बोलते हैं, नजेव डेज़र्ट या नगेव डेज़र्ट, और ये वाला डेज़र्ट है सीनाए। ये दोनों डेज़र्ट्स मिल के वो सहराए सीना बनता है जहाँ पर मनो सलवा उतरते रहे थे यहूदियों के ऊपर। तो इज़राइल ने यहाँ तक कब्ज़ा कर लिया सिनाई डेज़र्ट को, और उसके बाद ये गोलान की हाइट्स का अच्छा खासा हिस्सा उसने कब्ज़ा कर लिया। और गोलान की हाइट स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये हाइट के ऊपर है और सीरिया के ऊपर अटैक करने के लिए स्ट्रेटेजिक एज देती हैं। दूसरे नंबर पर ये इज़राइल पैलेस्टीनियंस के लिए कश्मीर का इलाका है, क्योंकि यहाँ से एक ही रिवर निकलता है जिसको कहती हैं जॉर्डन रिवर। यहाँ से एक ही रिवर निकलता है जिसको कहती हैं जॉर्डन रिवर। तो इज़राइल ने साथ में वेस्ट बैंक के ऊपर भी कब्ज़ा कर लिया, और उसके साथ साथ यहाँ गज़ा की पट्टी के ऊपर भी कब्ज़ा कर लिया। तो ऑलमोस्ट जब 6 दिनों के बाद वॉर ख़त्म हुई तो इज़राइल एक बहुत बड़ा फातेह बन के उभरा। नो डाउट लेबनान, सीरिया और इजिप्ट की मदद के लिए बहुत सारे मुसलमान कंट्रीज़ ने अपनी अपनी आर्मीज़ को डिस्पैच भी किया, लेकिन इससे पहले कि वहाँ पर पहुँचती 6 दिनों में उसने वॉर ख़त्म करके, और बीच में अमेरिका और इंटरनेशनल कम्युनिटी आ गई, चलो अभी सुलह करो, सुलह सफाई की बातें होने लग गई। लेकिन और रेजोल्यूशन भी पास की यूएनओ ने उस वक़्त 1967 में मुसलमानों के प्रेशर में या अरब कंट्रीज़ से, कि जिन जिन एरियाज़ के ऊपर इज़राइल ने कब्ज़ा किया है वो वापस कर दें और इज़राइल अपनी पहले वाली पोजीशन के ऊपर वापस चले जाए। ये यूएनओ की रेजोल्यूशन 1967 में पास हुई थी कि इज़राइल शुड विदड्रॉ फ्रॉम द ऑक्यूपाइड लैंड। वो बात है कि सिनाई से भी चला गया बाद में इसके अलावा, लेकिन वेस्ट बैंक और गज़ा से वो नहीं गया, और वहाँ पे उसने डिफेक्टो कंट्रोल रखा, और गोलान की हाइट्स को भी उसने नहीं छोड़ा। तो इस तरीके से 6 डे वॉर ख़त्म हो गई। बहुत सारी जो है बातें होती रहीं, लेकिन इज़राइल ना माना। इजिप्ट और सीरिया के पास और कोई रास्ता नहीं था मासवाए वॉर का। लेकिन उससे पहले एक 1969 में वाक़या होता है। 1969 में मस्जिद अक्सा को एक यहूदी एक्सट्रीमिस्ट आग लगा देता है। उस आग के वाक़े पे पूरी इस्लामी दुनिया में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, और इस्लामिक लीडर्स के ऊपर एक प्रेशर आता है अपनी पब्लिक की तरफ से कि समथिंग हैज़ टू बी डन फॉर पैलेस्टीनियन कॉज। तो 1969 में बर्निंग ऑफ मस्जिद अक्सा, इसके रिएक्शन में फिर पूरी दुनिया के मुसलमान लीडर्स अपनी पहली इस्लामिक कॉन्फ्रेंस करते हैं, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस समिट रबात में। तो फर्स्ट इस्लामिक समिट एट रबात मोरक्को में है, रबात, तो मोरक्को में रबात। तो इस फर्स्ट इस्लामिक समिट रबात में होता है, और OIC का क़याम आता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, और अब इसके मेंबर्स कितने हैं? 57। तो ये उस वक़्त आता है। तो 1969 का ये वाक़या एक जो झंझोड़ने वाले था दुनिया के मुसलमानों को। लगा कि पूरी इस्लामी दुनिया के लीडर्स एक जगह पे बैठ गए हैं, अपने इख्तिलाफात ख़त्म हो जाएंगे। बहरहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ, मासवा दावों और वादों के उसके अलावा कुछ नहीं हुआ, और इज़राइल ने अपनी मनमानी ना छोड़ी। इज़राइलीज़ इतने प्राउड और इतने एरोगेंट हो गए इस वॉर के बाद कि उन्होंने सोचा कि हम इनविंसिबल हैं,
हमारा मुकाबला पूरी दुनिया के अरब और मुसलमान भी मिलकर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इतने छोटे से होने के बावजूद हमने नॉकडाउन कर दिया हर अरब कंट्री को। तो इजरायली इनविंसिबिलिटी मिथ बन गई और इजरायली लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बाकी इलाकों को भी शामिल करके ग्रेटर इसराइल बनाया जाए, जो किसी ज़माने में होता था। लेकिन अब इजिप्ट और सीरिया के पास कोई चांस नहीं था कि वो भी ऐसा अटैक खोलें इसराइल के ऊपर जिस तरीके का अटैक खोला था इन्होंने इसराइल ने। तो इन्होंने 1973 में यौम कपूर एक रिलीजियस डे है ज्यूस का। यौम कपूर वो अपने रिलीजियस सेरेमनीज मना रहे थे, उस दिन अचानक एक अटैक खोला साउथ से इजिप्ट ने और सीरिया ने ऊपर से अटैक खोला, और दोनों ने अच्छी खासी एडवांसेस की इसमें। इजिप्ट ने ख़ास तौर पर ये वाली जो लाइन थी, डिफेंस लाइन इज़राइल की, उसको उड़ा के रख दिया और काफ़ी अंदर तक वो सिनाई पेनिनसुला में चले गए। सीरिया ने भी इनिशियल स्टेजेस के ऊपर गोलान हाइट्स के कुछ इलाके को छुड़वा लिया इज़राइल से, और इज़राइल एक दफ़ा अपने कदमों से हिल गया। उस वक़्त की गोल्डा मेयर जो उनकी प्राइम मिनिस्टर थी, वो भी कहती हैं कि एक दफ़ा तो हम परेशान हो गए कि ये वॉर हमारे हाथ से निकल गई है। लेकिन बहरहाल इज़राइल फिर दोबारा से उसने अपने आप को अपने आप को री एनर्जाइज़ किया। उनकी कोई एक टास्क फोर्स थी, उसने आगे बढ़ के ये जो स्विस कैनाल है इसको पार कर लिया, और पार करके जो इजिप्ट का कैपिटल है कायरो, उसके साथ जो कनेक्शन है स्विस का, वो ख़त्म कर दिया और बहुत सारी रोड्स भी ब्लॉक कर दी। रोड्स के ब्लॉक होने से कम्युनिकेशन और तरसील ब्लॉक हो गई, और एक आर्मी का अच्छा खासा जो थर्ड आर्मी थी इजिप्ट की, वो फंस गई सिनाई डेजर्ट में, और उस तक वो सप्लाई नहीं पहुंच रही थी। तो ये शुरू में बहुत नुकसान हुआ इज़राइल का। इज़राइल के हज़ारों फ़ौजी मारे गए, ख़ास तौर पे एयर फोर्स में इजिप्ट के जो चीफ़ ऑफ एयर स्टाफ थे उस वक़्त के, हुस्नी मुबारक, उनकी ज़बरदस्त कामयाबियाँ, नेवी में बहुत सारी नेवल कामयाबियाँ इनको मिली, और इज़राइल को काफ़ी ठीक ठाक नुकसान हुआ। नो डाउट ये लोग अपने इलाक़ों के खाली ना करवा सके, और जो इज़राइल है उसने रेप्रेजल अटैक्स में कुछ इलाका जो है वो फिर कब्ज़े में कर लिया। मगर एक दफ़ा इज़राइल को पता चल गया कि ये काम इतना आसान नहीं है जितना वो समझ रहे हैं, क्योंकि इजिप्ट और सीरिया ने अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था, उनके बहुत सारे फ़ौजी भी मार दिए थे, और उसमें पहली डिफेंस लाइंस भी उन्होंने शुरू में तोड़ दी थी। और इसके बाद उनके जहन में इस 1973 को यौम कपूर वॉर भी बोलते हैं, थर्ड इजराइल अरब वॉर भी बोलते हैं, और उसके साथ 1973 की ख़ास बात जो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, जितनी भी अरब कंट्रीज़ हैं शाह फैसल की क़यादत में, उन्होंने ऑयल एम्बार्गो लगाया। ऑयल एम्बार्गो यानी कि हम उनको ऑयल नहीं बेचेंगे, जितनी भी अरब कंट्रीज़ ओपेक में आती हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग अरब कंट्रीज़, उन्होंने कहा कि हम उन कंट्रीज़ को ऑयल नहीं बेचेंगे जो इज़राइल की मदद कर रही हैं। और ख़ास तौर पे जापान जो 90% से भी ज़्यादा ऑयल ले रहा था यहाँ से, और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ उन्होंने तो घुटने टेक दिए थे, और उन्होंने इज़राइल को सप्लाईज़ देनी बंद कर दी थी, क्योंकि ऑयल उनके लिए बहुत कीमती था। ये ऑयल एम्बार्गो पूरी दुनिया में ऑयल की कीमतों को बहुत ऊपर ले गया, और पूरी दुनिया की इकॉनमी एक दफ़ा रिसेशन में आनी शुरू हो गई। इसके बाद पता चला ये जो 1973 का ऑयल एम्बार्गो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है। इससे पता चला कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी बड़ी पावर है, और ऑयल एक स्ट्रेटेजिक पावर बन चुकी हुई है, उसको इस्तेमाल करके वो दुनिया की इकॉनमी को डिक्लाइन पे लेके आ सकते हैं, और ऑयल एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। उसके बाद इन्होंने, जब ये वॉर ख़त्म होती है 1973 की, और पीस प्रोसेस स्टार्ट होता है इज़राइल और इजिप्ट में और इज़राइल और जॉर्डन में, तो ऑयल एम्बार्गो ख़त्म कर दिया। लेकिन उसके बाद अरब्स को भी ये यकीन हो गया कि ऑयल कितनी बड़ी पावर है, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से प्राइसेस इसकी सेट करनी शुरू कर दी, और वो प्राइसेस से फिर अरब कंट्रीज़ बहुत अमीर हुए। तो 1973 का जो ऑयल एम्बार्गो है, ये इसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को चेंज करके रख दिया कि ऑयल एक पावर कमोडिटी है, और इसके ऊपर कब्ज़ा या ऑयल रिसोर्सेज के ऊपर कब्ज़े से आपकी पावर जो है वो डेवलप हो जाती है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। तो 1973 की है। 3 वॉर्स का हम जिक्र कर चुके हैं, तो आप देखें पाकिस्तान के साथ ये वॉर्स
इनकी थोड़ी बहुत मैच करती हैं। 1948 में पाकिस्तान की पहली वॉर है इंडिया के साथ, 1965 में पाकिस्तान की वॉर हुई और उसके 2 साल के बाद 1967 में अरब इसराइल वॉर हुई। 1971 में तीसरी पाकिस्तान की वॉर इंडिया के साथ हुई, तो उसके 2 साल के बाद 1973 में इनकी भी वॉर हुई। तो 3 वॉर्स मेजर हुई और बीच में एक क्राइसिस जिसको स्वीज कैनाल क्राइसिस बोलते हैं वो हुआ।